चीनी उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता होने के साथ साथ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश के रूप में उभरा है। 2. भारतीय गन्ने की खेती की प्रति हेक्टेयर उपज हालांकि अन्य देशों की तुलना में कम है, लेकिन इसमें कम आर्थिक लागत शामिल है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर ए. भारत चीनी का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता होने के साथ साथ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश के रूप में उभरा है। चीनी सीजन अक्टूबर सितंबर 2021 से 22 में देश में 5,000 लाख मीट्रिक टन (LMT) से अधिक गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। भारत ने 109 लाख मीट्रिक टन से अधिक का उच्चतम निर्यात दर्ज किया, जो भारतीय चीनी क्षेत्र के लिए वाटरशेड सीजन साबित हुआ। 35 LMT चीनी को एथेनॉल उत्पादन के लिए भेजा गया और चीनी मिलों द्वारा 359 LMT चीनी का उत्पादन किया गया। परिणामस्वरूप वर्ष 1960 के बाद से चीनी उत्पादन में 11 गुना वृद्धि हुई है। चीनी को एथेनॉल की ओर मोड़ने और निर्यात से पूरे उद्योग की मूल्य श्रृंखला खुल गई है तथा चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति में भी सुधार हुआ। चीनी उद्योग को विनियमित करने के लिए सी. रंगराजन समिति 2012 ने कई सुधारों की सिफारिश की, जैसे चीनी के निर्यात और आयात पर मात्रात्मक नियंत्रण को समाप्त करना। चीनी के उच्च उत्पादन के कारणों में से एक चीनी की उच्च अंतर्राष्ट्रीय कीमतें थीं। गन्ना उत्पादन के लिए मशहूर 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। 1. उत्तर में उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब। 2. दक्षिण में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। उत्तर भारतीय क्षेत्र की तुलना में दक्षिणी क्षेत्र के उत्पादन में प्रति यूनिट उच्च उपज के साथ साथ उच्च सुक्रोज सामग्री होती है। वास्तव में दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में भारतीय गन्ने की कम उपज और उच्च उत्पादन लागत होती है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (LCH) प्रचंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह दुनिया का एकमात्र अटैक हेलीकॉप्टर है जो 5,000 मीटर की ऊंचाई पर उतर सकता है और उड़ान भर सकता है। 2. यह हाल और एक रूसी कंपनी के सहयोगात्मक प्रयास से निर्मित डबल शक्ति इंजनों द्वारा संचालित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर ए. स्वदेश में विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर (LCH) प्रचंड, जिसका अर्थ भयंकर होता है, को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर को भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं के अनुसार रेगिस्तानी इलाकों और ऊंचाई वाले क्षेत्रों दोनों में संचालित करने के लिए अनुकूलित किया गया है। यह हवा से जमीन और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की एक श्रृंखला को दागने में भी सक्षम है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (LCH) दुनिया का एकमात्र अटैक हेलीकॉप्टर है जो 5,000 मीटर 16,400 फीट की ऊंचाई पर उतर सकता है और उड़ान भर सकता है। डबल शक्ति इंजनों द्वारा संचालित हाल और फ्रांस की सफ्रान कंपनी का एक सहयोगी प्रयास। LCH एक 5.8 टन वर्ग का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसमें शक्तिशाली जमीनी हमले और हवाई युद्ध क्षमता है।
हेलीकॉप्टर 288 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से उड़ सकता है और इसका लड़ाकू दायरा 500 किलोमीटर है, जो 21,000 फीट की सर्विस सीलिंग तक जा सकता है, जिससे यह सियाचिन में संचालन के लिए आदर्श है। इसमें कम राडार और इंफ्रारेड हस्ताक्षर जैसी कई गुप्त विशेषताएं शामिल हैं। इसे कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू (CSAR), बंकर बॉम्बिंग ऑपरेशन, जंगल और शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने तथा जमीनी बलों का समर्थन करने के लिए तैनात किया जा सकता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. CSR के लिए खर्च कर योग्य आय की गणना में कटौती के लिए पात्र है। 2. भारत दुनिया का पहला देश है जिसने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अनिवार्य बनाया है। 3. यदि कोई कंपनी किसी दिए गए वर्ष में अपने CSR फंड को पूरी तरह से खर्च करने में असमर्थ रही, तो वो राशि को अगले वर्ष तक ले जा सकती थी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A. 1 और 2, B. 1 और 3, C. केवल 2, D. 1, 2 और 3। उत्तर C। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रबंधन अवधारणा है जिसके तहत कंपनियां अपने व्यवसाय संचालन और अपने हितधारकों के साथ बातचीत में सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं को एकीकृत करती हैं। CSR को आमतौर पर उस तरीके के रूप में समझा जाता है जिसके माध्यम से एक कंपनी आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक अनिवार्यताओं ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच का संतुलन हासिल करती है। CSR को अक्सर 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: पर्यावरणीय प्रभाव, नैतिक जिम्मेदारी, परोपकारी प्रयास और वित्तीय जिम्मेदारियां। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने अप्रैल 2014 में कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन के बाद कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) को अनिवार्य बनाया है। इससे पहले CSR क्लॉज कंपनियों के लिए स्वैच्छिक था। हालांकि CSR खर्च की जानकारी कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों को देना अनिवार्य था। भारत में CSR का प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत निर्दिष्ट है और पात्र कंपनी के लिए यह अनिवार्य है कि वो पिछले 3 वर्षों में अपने शुद्ध लाभ का न्यूनतम 2% CSR के रूप में खर्च करे। मानदंडों में शामिल हैं: 1. 500 करोड़ या उससे अधिक की कुल संपत्ति, 2. 1000 करोड़ रुपये या अधिक का कारोबार, 3. रु. 5 करोड़ या अधिक का लाभ नहीं कर पूर्व शुद्ध लाभ। कंपनी संशोधन अधिनियम 2019 से पहले यदि कोई कंपनी किसी दिए गए वर्ष में अपने CSR फंड को पूरी तरह से खर्च करने में असमर्थ थी, तो वो उस वर्ष के लिए आवंटित धन के अलावा राशि को आगे ले जा सकती थी और अगले वित्तीय वर्ष में खर्च कर सकती थी। किंतु अब ऐसा नहीं है। वर्ष 2019 के CSR संशोधनों के तहत कंपनियों को वित्तीय वर्ष के अंत के भीतर अव्ययित CSR निधियों को एक विशेष खाते में जमा करना अनिवार्य है। इस राशि का उपयोग स्थानांतरण की तारीख से 3 वर्षों के भीतर किया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर निधि को निर्दिष्ट निधियों में से किसी एक में जमा किया जाना चाहिए। यदि कोई कंपनी निर्धारित राशि के अनुसार न्यूनतम 2% से अधिक राशि खर्च करती है, तो अतिरिक्त राशि को अगले 3 वित्तीय वर्षों में खर्च के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है। कंपनियां अपने CSR खर्च की रिपोर्ट कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (NCA) को एक वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से देती हैं। CSR के लिए खर्च कर योग्य आय की गणना में कटौती के लिए पात्र नहीं है।
निम्नलिखित में से किस देश ने अपने उपभोक्ताओं और व्यवसायों को इंजीनियर तेल स्पाइक्स से बचाने के इरादे से नो ऑयल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्टिंग कार्टेल (NOPEC) बिल पारित किया? ए. फ्रांस, बी. जर्मनी, सी. रूस, डी. संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्तर डी. अमेरिका के द्वारा लाया गया नो ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कार्टेल्स (NOPEC) बिल का उद्देश्य अमेरिकी उपभोक्ताओं और व्यवसायों को बनावटी तेल के बढ़ते मूल्य इंजीनियर्ड ऑयल स्पाइक्स से बचाना है। बिल पर हस्ताक्षर होने के बाद यूएस अटॉर्नी जनरल को ऑयल कार्टेल या उसके सदस्यों जैसे सऊदी अरब पर संघीय में मुकदमा करने का विकल्प प्राप्त होगा। ओपेक जोड़, जो पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक और रूस सहित सहयोगियों का समूह है, पहले से ही तंग बाजार में आपूर्ति पर अंकुश लगाने के लिए उत्पादन में भारी कटौती पर सहमत हुए। ओपेक की स्थापना बगदाद, इराक में सितंबर 1960 में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला नामक 5 देशों द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। ये संगठन के संस्थापक सदस्य बनने वाले देश थे। वर्तमान में संगठन के कुल 13 सदस्य देश हैं, मुख्य रूप से मध्य पूर्वी और अफ्रीकी, अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कांगो गणराज्य, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात और वेनेजुएला। इक्वाडोर, इंडोनेशिया और कतर ओपेक के पूर्व सदस्य हैं। ओपेक जोड़ 23 तेल निर्यातक देशों का एक समूह है, जो नियमित रूप से बैठक करके यह तय करता है कि विश्व बाजार में कितना कच्चा तेल बेचा जाए। कपास की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कपास की सबसे अच्छी पैदावार अक्सर दोमट मिट्टी में होती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से भरपूर होती है। 2. विश्व कपास दिवस 2022 की थीम कपास के लिए एक बेहतर भविष्य की बुनाई है। 3. यह फसल एक छोटी ठंड मुक्त अवधि तथा भरपूर धूप के साथ गर्म और आर्द्र जलवायु पसंद करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. 1 और 2, बी. 1 और 3, सी. 2 और 3, डी. 1, 2 और 3। उत्तर ए. विश्व कपास दिवस हर साल 7 अक्टूबर को स्थायी व्यापार नीतियों को बढ़ावा देने और विकासशील देशों को कपास मूल्य श्रृंखला के हर चरण से लाभान्वित करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। कपास फाइबर और बिनौला विश्व स्तर पर सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले पौधों के उत्पादों में से 2 हैं। भारत विश्व स्तर पर सबसे बड़े कपास उत्पादकों में से एक है। यह मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग में उपयोग किया जाने वाला एक बहुउद्देशीय संयंत्र है। यह दवा, खाद्य तेल उद्योग, पशु चारा और बुकबाइंडिंग में भी उपयोग किया जाता है। विश्व कपास दिवस 2022 उत्सव का विषय कपास के लिए एक बेहतर भविष्य की बुनाई है। कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है, जिसे भारत में खरीफ फसल के रूप में उगाया जाता है। यह गर्म और आर्द्र जलवायु को तरजीह देता है। इसके लिए 21 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच समान रूप से उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। कपास की गेंदों को पकने और फटने के लिए दिन का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तथा पर्याप्त धूप वाले आसमान की आवश्यकता होती है।